हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान गांव तक में। सबसे पहले तो मेरे सभी YouTube फैमिली, सभी चाहने वाले, मेरे सभी देखने वाले, सभी व्यूअरों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिनके पास आज के डेट में 4 सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें ये ईपीएफओ एसएसए के पोस्ट पे इनका चयन हुआ है। आज मेघना जी को इस पॉडकास्ट में मैं आपके समक्ष जो भी सवाल होगा, सब सवालों का जवाब ये खुद देंगी। तो सबसे पहले मेघना जी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रो। मेरा नाम मेघना है, मैं 27 इयर्स की हूँ एंड मैं करेंटली ईपीएफओ एसएसए पे कार्यरत हूँ। तो प्रश्न तो बहुत है, लेकिन मैं 1 बाय 1 करके पूछता हूँ। और चलिए, एक एस्पिरेंट्स के मन में जो भी प्रश्न होता है वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या रहा, थोड़ा सा होगी। तो मेरा बर्थ एंड मेरी एजुकेशन दोनों ही दिल्ली से है। मैंने 12th दिल्ली से ही करी है। उसके बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस करा है IGDTUW कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है कश्मीरी गेट दिल्ली में ही। मैंने वहाँ से किया है एंड मेरी जो बीटेक है वो कम्प्लीट हुई थी 2020 में, क्योंकि कोविड का टाइम था। तो मेरा 8th सेमेस्टर जो था वो कोविड में ही गया। 2020 से आपने तैयारी की, जैसा कि आपने बताया। तो 2020 के बाद आपका पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, और कितने दिन बाद दिया आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस? तो मैंने ग्रेजुएशन मेरी जो कंप्लीट हुई थी वो मई 2020 में हुई थी। उसके तुरंत बाद यूपीएससी का पेपर लगा था, तो मैंने यूपीएससी का पेपर दे दिया था। हालांकि मुझे पता था वो क्लियर नहीं होगा। उसके उपरांत मैंने 2 साल यूपीएससी को ही दिए। उसके अलावा मैंने और ज़रूर पेपर भरे गवर्नमेंट एग्जाम्स के, पर मैंने कभी उनके लिए अच्छे से नहीं पढ़ा। मैंने बस यूपीएससी पे ही फोकस रखा। एंड आप जैसे जानते हैं कि यूपीएससी का जो एक पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो बाकी एग्जाम से काफ़ी डिफरेंट है। तो सवाल ही नहीं था कि बाकी एग्जाम्स निकल जाए। तो मैंने शुरुआती 2 साल अपने यूपीएससी को दिए। उसके उपरांत मैंने एसएससी सीजीएल वाले एग्जाम्स जो उसके मिलते जुलते थे, मैंने उन पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न ये है कि ये बताइए कि आपने तो पहले यूपीएससी का तैयारी किया, यूपीएससी के बाद आपने फिर डिसाइड किया कि एसएससी का तैयारी करें। तो ये बताइए, एसएससी का तैयारी आपने कहाँ से किया, क्या क्या सोर्स रहा, किन किन टीचरों से पढ़ा, और जो भी आप गाइडेंस ली वो कैसे रहा, मतलब वो जो भी है थोड़ा। तो गाइडेंस जो थी वो फर्स्ट हैंड में थी। मेरे को अपनी गाइडेंस खुद ही बनानी पड़ी। मेरे को ऐसे कुछ मेंटर टाइप तो नहीं था। जो सीखा मैंने, जहाँ से गाइडेंस मिली वो यूट्यूब से मिली मुझे। तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज की बात करूँ तो इसमें 5 सब्जेक्ट जो है इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स एंड अपना कंप्यूटर, क्योंकि वो मेंस मैथ है। ये जो सब्जेक्ट्स है ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में मिलते जुलते हैं। जैसे सीजीएल का मेरा प्रमुख था, बट एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, उसके अलावा ईपीएफओ एसएसए, फिर जेजे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स तो ऑलमोस्ट सेम ही था। सिलेबस सेम ही था, पैटर्न सेम ही था, टाइमिंग ऊपर नीचे था, बट एक करने का जो वे था वो सेम था। तो सीजीएल को मैंने टारगेट मानते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। उसके लिए अगर मैं जीएस से स्टार्ट करूँ तो मैंने जैसे पहले बताया कि मैं यूपीएससी की कोचिंग वगैरह मैंने तैयारी कर चुकी थी, कोचिंग भी ली थी। तो एक ऊपरी मुझे पता था कि जीएस में क्या है, सारे सब्जेक्ट्स का मेरे पास एक ओवरव्यू था। तो मेरे को जीएस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, पर उसके लिए भी मैंने परमार एसएससी का चयन किया, क्योंकि एक जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो परमार एसएससी के जो पढ़ाने का स्टाइल था उससे काफ़ी मिलता जुलता था, और वो काफ़ी मुझे यूज़फुल लगा। अगर मैं बात करूं तो इसमें स्पेसिफिकली मैंने PYQ सीरीज़ को फॉलो करा। 3rd, 4th एंड 5th जो था मैंने फॉलो करा है। अभी आई थिंक उनकी 5th वाली चालू है, तो उसको भी मैं फॉलो कर ही रही हूँ। तो उसको मैंने नोट्स खुद बनाए थे, उनके नहीं लिए थे मैं। जी। एंड मैं वीडियोस देखती थी उनकी, नोट्स मैं अपने आप बनाती थी उसके, एंड उन्हीं नोट्स को मैं रिवाइज ज़रूर करती थी। उनकी अब खैर IMR सीरीज़ भी आ गई है, जो उनकी रिवीजन सीरीज़ है,
पर मैं अपने सैटरडे संडे बैठ के, जैसे मंडे टू फ्राइडे मैंने वीडियोस करी, तो सैटरडे संडे बैठ के मैंने उनको रिवाइज करना था, ये एक नियम बना रखा था। तो मैंने उनका PYQ सीरीज और अपने जो उनसे नोट्स बनाए वो ही मेरे प्रमुख रहे। उसके बाद मैथ्स का अगर मैं देखे तो जो मेरा बेसिक्स था वो मैंने RB चैनल शुभम जैन सर उनके थ्रू करा। तो जो मेरा बेसिक्स बना उनके थ्रू बना, मैंने चैप्टर बाय चैप्टर पे करती गई एंड जितने भी चैप्टर होते गए साइड बाय साइड उनके कुछ क्वेश्चंस में पिनाकल बुक जो है ब्लू बुक जिसे बोलते हैं उससे मैं करती थी। जैसे परसेंटेज करा तो मैंने नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चंस करे। उसके बाद जैसे रेशियो प्रोपोर्शन करा तो मैंने परसेंटेज के भी क्वेश्चंस करे आधे एंड रेशियो प्रोपोर्शन के भी करे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे एक पर चैप्टर वो भले ही कम होते गए लेकिन कोई चैप्टर छूटा नहीं। तो इससे ये हुआ कि कोई चैप्टर मेरा भूला नहीं गया। उसके बाद अगर कंप्यूटर की बात करें तो शुभम जैन सर के ही चैनल पे राधिका मैम आती है, उनकी कोई कंप्यूटर सीरीज़ है, उनकी बुक भी है, मैंने उसके थ्रू कंप्यूटर सुझाया। देन रीजनिंग है, रीजनिंग में ज़्यादा मेहनत करने की ज़्यादा तो मुझे तो ज़रूरत नहीं लगी एंड कुछ टॉपिक्स है हाँ जिसके लिए मुझे थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत थी, जैसे अपना कैलेंडर वगैरह हो। उसमें यूट्यूब पे जो भी टॉपिक वीडियो थी उसको मैंने देखा, उससे सीखा एंड मैंने कर दिया। ज़्यादातर रीजनिंग में ये रहता है कि आप टाइमिंग अपनी फास्ट करें, तो उसमें था एंड वो आई थिंक एक सेक्शनल मॉक्स या आप अगर रेगुलर मॉक्स लगाते हो उससे भी आपका कवर हो ही जाएगा। देन हमारा बचा है इंग्लिश। तो जैसे मैंने बताया कि जो मेरी जितनी भी एजुकेशन रही है वो सारी इंग्लिश मीडियम में रही है, चाहे वो स्कूलिंग थी चाहे वो ग्रेजुएशन थी। उसके ऊपर फिर मुझे नॉवेल्स पढ़ने का भी बड़ा शौक था, तो इंग्लिश मेरी जनरली अच्छी थी। पर वोकैब के लिए मैंने रानी मैम को चूज़ करा, उनकी एक A to Z सीरीज़ है जिसको मैंने करा। 11 घंटे की वो वीडियोस है, तो 1 घंटा मैंने रोज़ देखने का नियम बना रखा था। और ऐसा नहीं था कि वो सारे वर्ड मुझे एक दिन याद होने चाहिए, बस मैं उसे सुनती थी। तो वो 11 घंटे की वीडियो मैंने अब तक 11 से 12 बार देखी होगी एंड धीरे धीरे करके वो शब्द मेरे दिमाग में बैठ गए। क्यों? और मैंने इस चीज़ का इसलिए चयन किया क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो ऐसे नहीं कि मैंने वर्ड्स पढ़ी तो मेरे वोकैब भली अच्छी, मेरी वोकैब आपकी वोकैब बिल्कुल अच्छी हो सकती है, पर जो वर्ड्स जो SSC पूछ रहा है वो 80 to 90% रिपीट होते हैं। तो अगर आपको वो वाले शब्द नहीं आते तो कोई फ़ायदा नहीं आपकी अच्छी वोकैब होने का। तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया कि मैं इस तरीके से वोकैब करूँ। अदर दैन दैट तो इंग्लिश में मॉक्स वगैरह से मेरा कवर हो जाता था। चलिए, तो एक और प्रश्न ये है कि इसमें जो भी आपने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर को अलग अलग नोट्स को फॉलो किया, ये बताइए आपने कभी हैंड रिटन नोट्स बनाया सबका प्रॉपर या फिर उनके नोट्स से ही आप बस प्रिपरेशन कर दिया? इंग्लिश के लिए तो नहीं बनाया, इंग्लिश का तो मेरा मॉक्स ही कवर हो जाता था। रीजनिंग के लिए भी कोई मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। हाँ, बस कैलेंडर के लिए ज़रूर बनाया था कि अगर मैं कभी भूल जाऊँ, क्योंकि कैलेंडर के जो क्वेश्चंस है वो हर मॉक में नहीं आते, किसी मॉक में आते, तो ऐसा हो जाता है कि मैं अब भूल जाऊँ या कोई कॉन्सेप्ट भूल जाए या कोई टाइप भूल जाऊँ, तो उसके लिए मैंने ज़रूर नोट्स बनाए थे। कंप्यूटर का तो मैम की बुक थी, राधिका मैम की बुक थी, RB की बुक थी, तो उसी को मैंने बार बार रिवाइज करा। मैथ्स के लिए मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे 1-2 बार में समझ नहीं आते थे, उसके लिए मैंने अलग से रजिस्टर बना रखा था, उसको मैं रिवाइज कर लेती थी। वही सैटरडे संडे मेरा रिविजन का ही टाइम रहता था। उसके अलावा जो GS था मैंने जैसे बताया कि परमार की PYQ सीरीज़ के मैंने खुद ही नोट्स बनाए थे ना, उसी को मैं रिवाइज करती थी। उसके अलावा मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो भी आपने अलग अलग टीचर से पढ़ा उनमें सबका आपने नोट्स भी प्रॉपर जो भी जितना हो सके आपने बनाया। ये बताइए कि मॉक टेस्ट का आपके इस सिलेक्शन में एक बोला जाता है कि मॉक टेस्ट का अहम रोल होता है, आपने कितने मॉक टेस्ट दिए और किस आपका सोर्स क्या था मॉक टेस्ट का, और मॉक टेस्ट आप एनालिसिस कैसे करती थी, जो भी मॉक टेस्ट से आप सभी प्रश्नों का अगर आप जवाब दे तो मैं तो ये समझती हूँ कि मॉक टेस्ट तभी देना चाहिए जब आपका एटलीस्ट 50% से ज़्यादा सिलेबस हो जाए, चाहे वो GS में हो चाहे वो मैथ्स में हो, क्योंकि उसके पहले तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं लगता। हाँ, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो आप ज़रूर उसका मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो मैंने टेक्स्ट बुक चूज़ करा था, उसके प्रो मॉक्स जो होते हैं वो चूज़ करा था। उसमें अब मुझे गिनती तो याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, बट आई थिंक मैंने काफ़ी सारे मॉक्स लगाए थे, क्योंकि मैं एक दिन में जब मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी एंड एग्ज़ाम के पहले 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले मैंने मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दिए थे, तो एक दिन में 2 से 3 मॉक्स मैं ज़रूर लगाती थी। तो मैं ऐसे करती थी कि एक मॉक्स तो मैं टेक्स्ट बुक का लगाती थी, दूसरा मॉक मैं RB के ही लगाती थी।
और तो मैं कहूँगी कि आरबी के मॉक्स भी मैंने लगाए हैं। तो 2 प्लेटफॉर्म का चूज़ करने का फ़ायदा यह है कि एक टाइप के मॉक्स मैंने नहीं दिए, मैंने अलग अलग टाइप के मॉक्स दिए। और इसका फ़ायदा मुझे तब मिला जब मैंने सीजीएल का पेपर दिया था, क्योंकि मेरे एक हार्ड शिफ्ट आई थी एंड आरबी के जो मॉक्स थे वो नेचुरल मॉक्स से थोड़े हार्ड ही रहते हैं। तो वो माइंडसेट, वो कामनेस, वो एंजाइटी जो वाला सिचुएशन था वो मेरे साथ नहीं हुआ। मैं काफ़ी तक काम थी एंड उस सिचुएशन के लिए रेडी थी एंड आई थिंक दैट वाज बिकॉज कि मैंने आरबी के मॉक्स दिए थे। तो मैं समझती हूँ कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से लेना मॉक्स ज़्यादा सही है। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप चैप्टर बाय चैप्टर कर सकते हैं। अगर आप किसी से आपका कोई सेक्शन कमज़ोर है तो आप टेक्स्ट बुक में सेक्शन मॉक्स दे सकते हैं या आरबी में भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड जितने मॉक्स दिए जाए उतना कम है। आई थिंक जितना आप मॉक्स देंगे आप उतना कॉन्फिडेंस में भी आएंगे एंड ऐसी कोई स्थिति नहीं रहती कि मैं प्रिपरेशन ख़त्म होने के बाद करूँगा मार्क्स, क्योंकि हमें अक्सर ऐसा लगता है कि अभी मेरी तैयारी उतनी नहीं है, बट वो एक दिन पहले भी उतनी नहीं रहेगी। तो जब आपको ठीक लगे, मतलब आपको कर देने चाहिए मॉक स्टार्ट, बिना ये सोचे कि अभी मेरी तैयारी नहीं है। तैयारी मॉक्स के साथ साथ भी हो सकती है। तो मैं दो से 3 मॉक्स ज़रूर लगाती थी एंड हर मॉक्स के बाद मैं उसका एनालिसिस करती थी। मेरे पास एक एक्सेल की शीट थी जो मैं अपने लैपटॉप पे ही बनाती थी एंड मैं मॉक्स भी लैपटॉप में देती थी क्योंकि मुझे वो ज़्यादा सही लगता था। एंड लाइब्रेरी में देती थी क्योंकि वो एनवायरनमेंट मुझे सही लगता था। मेरे मेन उसमें एग्जाम फील थोड़ा सा हो। बिल्कुल कि मॉक टेस्ट देने का समय कोई निश्चित समय नहीं है। जब आपको जैसी चीज़ का मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत महसूस हो वैसे देना चाहिए, चाहे वो एक चैप्टर वाइज हो, चाहे वो सेक्शन वाइज हो, चाहे वो एक क्या बोलते हैं 2 सेक्शन वाइज भी आप कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट आपको 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले एग्जाम थी अपनी जो मेन एग्जाम है उसके पहले तो आपको स्टार्ट कर ही देने चाहिए। चलिए, एक प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो एक हर एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल जरूर रहता है कि जो भी सक्सेस हो जाता है, जिसको भी सफलता मिल जाती है, उसका टाइम टेबल क्या रहता था उस एक स्टडी के दौरान, तो थोड़ा सा आप कुछ बताएं। तो मेरा टाइम टेबल जो था वो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता था। अगर एग्ज़ाम पास है तो नेचुरली मेरे ज़्यादा घंटे व्यतीत होते थे लाइब्रेरी में, एंड अगर दूर है तो अगर मेरा सिलेबस थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट नहीं है तो उसके हिसाब से होता था। नेचुरली ये था कि मैं थोड़ा लेट सोती हूँ, लेट जागती हूँ। तो मैं 9 बजे सो के उठती थी, 11 बजे के आसपास में लाइब्रेरी पहुँच जाती थी, जो कि मेरी 5 बजे तक होती थी। उसके बाद मैं 2 घंटा जिम करके अपना घर वापस आती थी। तो लाइब्रेरी पहुँचते ही मेरा पहला मोटिव रहता था, मैं थोड़ा एग्ज़ाम के आसपास से 3-4 महीने पहले का ही बताती हूँ क्योंकि वही मुख्य था। तो एक लाइब्रेरी पहुँचते ही मेरा पहला मेन टारगेट था कि मॉक देना है। 1 घंटे का मैंने मॉक देने, क्योंकि एक फ्रेश माइंड सेट है, सुबह उठी हूँ, अपना फ्रेश होके आए हैं, तो मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करना है। उसके बाद बीच में वो कैब मेरी जो है वो 1 घंटा, चाहे वो एक दिन पहले भी क्यों ना हो, मैं ज़रूर वो कैब ज़रूर सुनना था मेरे को, तो वो कैब सुननी है। उसके बाद जो भी मेरा टू डू लिस्ट में है, चाहे वो परमार की कोई वीडियो है, चाहे वो मेरे वीक पॉइंट्स है, चाहे वो रिविजन है, जो भी उस दिन का एजेंडा था वो करती थी। एंड थोड़ा एंड के वक्त जैसे 3 या 4 बजे मैं दूसरा मॉक देती थी एंड उसका एनालिसिस करती थी। ये सब होता था। देन मैं अपना जिम करके वापस घर आती थी। अगर कुछ टू डू लिस्ट में से कुछ बच जाता तो वो घर आके कंप्लीट होता था, वरना मैं अपना रेस्ट करती थी। एक प्रश्न और है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे सभी प्रश्न तो इम्पोर्टेंट ही हैं, बट उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बताइए, प्रिपरेशन के दौरान कितना बार फेल्योर आदमी देखता है, उस फेल्योर को आपने कैसे हैंडल किया और उस टाइम आप कैसे मोटिवेट खुद को रखती थी? तो यूपीएससी का तो इतना बड़ा नाम है कि उसमें अगर फेल भी होगी तो मुझे लगा नहीं था कि पास हो जाऊंगी, तो उससे तो ज़्यादा मुझे फर्क ज़्यादा पड़ा नहीं। हालांकि मैंने उसकी प्रिपरेशन ज़रूर करी थी, पर उसके बाद मुझे लगा कि एटलीस्ट एक सरकारी नौकरी तो ज़रूर हासिल कर लेनी चाहिए। यूपीएससी के बाद में भी हो सकता है, तो एक बैकअप प्लान जो था वो मेरा एसएससी सीजीएल ही था। तो मैंने उस पर फोकस करा और बाकी एग्ज़ाम्स पे भी फोकस करा क्योंकि सिलेबस सेम था। तो ऑब्वियसली मुझे सीजीएल में जब मैं पहली बार फेल हुई थी तो प्रिपरेशन उतनी नहीं थी, पैटर्न इतना नहीं पता था, तो उसमें फेलियर का तो इतना कुछ वो नहीं था। उसके बाद मैंने जब बाद में प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद भी जब मैंने फेलियर फेस करा, चाहे वो 0.5 मार्क्स से था, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से था, तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से मुझे दुख ज़रूर हुआ। एंड मुझे ही नहीं, मेरे पेरेंट्स को भी हुआ।
पर मेरे जो माता पिता उन्होंने मुझे बहुत ढांढस बंधाया। उन्होंने बोला कि अगर आप 0.5 जैसे मार्क्स से रहे हो तो शायद एक दिन निकल भी जाओगे। तो वही हुआ, मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम 0.5, कभी नॉर्मलाइजेशन, कभी कुछ की वजह से रह गए, पर उसकी वजह से फिर पास भी हो गए नेक्स्ट टाइम। तो आपकी कोई जो प्रिपरेशन है, कोई जो आपकी मेहनत है, वो कभी विफल नहीं जाती। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके काम ज़रूर आती है। वो सक्सेस डिले ज़रूर हुई, पर अगर हुई ज़रूर। चलिए ये बताइए कि अभी वर्तमान में आपके पास कितने जॉब हैं? तो मैंने जो एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं मैं वो बताती हूँ। मैं फ़िलहाल तो EPFO में हूँ, मैं SSA की पोस्ट पे हूँ, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। उसके अलावा मैंने SSC MTS क्लियर करा है, SSC CHSL क्लियर करा है, एंड एक DSSS के थ्रू एग्ज़ाम हुआ था JJA का, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, मैंने वो उसको भी क्लियर करा। यानी आपके पास अभी फिलहाल 4 जॉब कर सकते हैं। तो देखिए, आपने कहीं भी ना कहीं आपने जो भी 4 साल का मेहनत किया, और ये 4 सरकारी नौकरियां ऐसे ही नहीं मिली है, इसके पीछे काफ़ी संघर्ष रहा। कहने के लिए तो ये 4 साल ऐसे यूं ही कह दिए, 2 सेकंड लगा, लेकिन 4 साल आपने कैसे कठिन तपस्या करके ये पाया है। ये बताइए, इस 4 सालों में आपके रिलेटिव्स का क्या रोल रहा, आपके नेबर्स का क्या रहा? वो बोलते हैं ना कि पड़ोसियों का ताना, घर रिश्तेदार सभी का ताना रहता है एक एस्पिरेंट्स के लिए। तो उस टाइम को भी आपने कैसे हैंडल किया, थोड़ा सा उसका भी? तो पहले तो ज़्यादा किसी ने कुछ कहा नहीं जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। हालांकि जब 3 साल 4 साल बीत गए तब ज़रूर उन्होंने कहा। अगर मेरी खुशकिस्मती कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उन्होंने वो कमेंट्स मुझ तक आने नहीं दिए, उन्होंने अपने तक ही रखे। जो जवाब दिए, जो कहा सुनी, वो उन्हीं तक रही। तो मुझ तक ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। बाकी बात ये है कि समाज का काम है कहना, वो कहेगा, एंड उनका रवैया तुरंत बदल जाएगा जिस दिन आपके पास एक नौकरी हो जाएगी। तो ये तो होना ही है, ये समाज का काम है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको उनकी बातों को लिए आपको इतना परेशान होना चाहिए। रादर देन दैट आपको अपनी पढ़ाई पे कंसिस्टेंटली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके ताने आपको हर्ट कर भी रहे हैं तो उनका मुंह बंद करने के लिए उनका जो एक सोल्यूशन है, उस परेशानी का जो सोल्यूशन है वो है नौकरी। तो अगर आपको जिस दिन वो मिल गई, वो अपने आप बदल जाएंगे। एक प्रश्न ये भी आता है कि जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी करता है, और तैयारी के दौरान फेल्योर तो जाहिर सी बात है होता है, तो उस फेल्योर को अपने को खुद को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ना, ये बहुत टफ चीज होता है। उसके लिए आपके जैसे ना जाने कितनी बहनें, कितने भाई, सभी जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ एनी सजेशन देना चाहती तो प्लीज। तो जाहिर सी बात है, जब आप मेहनत करते तो आपको दुख जरूर होगा जब आप फेल हो जाते हैं, नो डाउट, एक फेलियर इज फेलियर। बट मैं फेलियर को फेलियर ना लेकर आप उसे एक सीख लीजिए, देखिए आपकी कहाँ कमी हुई है, किस वजह से कमी हुई है। कभी कभार हाँ बिल्कुल भाग्य का भी साथ होता है जब आप 0.5 या 2 नंबर या नॉर्मलाइजेशन से रह जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनत पुट करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। जिस तरीके से आप ना चाहे शायद उस तरीके से, जिस तरीके से आप चाहें शायद उस तरीके से ना मिले, किसी और तरीके से मिले, पर मिलती ज़रूर है। बाकी बात रही मोटिवेशन की, तो एकदम फेलियर के बाद मोटिवेशन आना तो नामुमकिन है। उसके लिए तो मतलब दुख होता है, रोना भी आता है, मुझे भी आया था। आई थिंक फिर अगर जैसे जिस दिन आपको पता चलता है फेल हुई, आप एक आध दिन थोड़ा रेस्ट लीजिए, लेकिन तीसरे चौथे दिन से वापस अपनी स्टडीज़ पे कंटिन्यू करिए। मुझे लगता है कि मोटिवेशन थोड़ा ओवररेटेड है, डिसिप्लिन इज मोर, शुड बी मोर जनरलाइज। थोड़ा आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपको एक दिन में 6 घंटे देने तो आप 6 घंटे देकर रहिए। आप उसमें मोबाइल मत चलाइए, आप अपना उसमें टाइम मत दीजिए डिस्ट्रैक्शंस पे, आप डिस्ट्रैक्शंस में गिवन मत करिए। अगर आपने 6 घंटे निर्धारित करे तो सिर्फ 6 घंटे निकालने मात्र के लिए ऐसा ना हो कि आप किताब भी खुली है, मोबाइल भी खुला है। सिर्फ किताब खुली रहनी चाहिए, आपका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए उस 6 घंटे में। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हैं किसी कारणवश उस दिन, तो भी आपका एक प्रॉपर डिसिप्लिन रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, एक अटेंशन रहना चाहिए। एंड आई थिंक शुरुआत में भले ही आपको प्रॉब्लम हो कि 6 घंटे कैसे पढ़े, 2 घंटे में बैठना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप 1 घंटे से स्टार्ट करिए, 1 के 2 घंटे होंगे एक हफ्ते बाद, धीरे 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 अपने आप चीज़ें सेटल होती जाती है। आदत तो बनानी है, बनानी पड़ेगी।
चलिए, अब ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, जब आपका पीडीएफ में नाम आया, तो उस समय फैमिली का क्या रिएक्शन रहा और आपका क्या रिएक्शन रहा? तो जब मेरे को ईपीएफ और एसएससी की जॉब मिली तो मैं एक्चुअली जिम में थी, मैं साइकिल चला रही थी। मैं थोड़ा एग्जाम के बारे में भूल भी गई थी कि 2023 में आया था ये। तो मुझे लगा कि शायद फेक मेल है, क्योंकि एक तो केरल लिखा था उसमें और ऊपर से पीडीएफ खुल नहीं रही थी। मैंने घर पे पता करवाया, वो ईमेल फॉरवर्ड वगैरह करी, तो पापा ने बताया कि सही में मेरी जॉब लगी है, केरल लगी है। एंड अब हम भी यहाँ पे बैठे हैं। चलिए, ये जो भी आपने ये सभी इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब दिया, इसमें एक दो प्रश्न और जो छूट गए, उसमें से एक ये भी है कि जब आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके अगल बगल के समाज का क्या रिएक्शन रहा, वो अब किस नजरिए से आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। बिल्कुल नजरिया तो चेंज होता ही है, क्योंकि कभी कभार ये भी सुनने को मिला था कि 4 साल व्यतीत करे से बढ़िया तो मैं प्राइवेट जॉब ही कर लेती, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है। हाँ, कर लेती, बट आई थिंक जो मैंने 4 साल दिए हैं वो कहीं ना कहीं मुझे फायदे में जरूर रखे हैं। थोड़ा रिजल्ट डिले हुआ है उनके लिए भी, मेरे लिए भी, पर ये मेरी खुद की जर्नी है, उनकी जर्नी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने जीवन का जो डिसीजंस है वो खुद ही लेने चाहिए, एंड किसी और के कहने पे नहीं रहना चाहिए कि मैं ये कर रही थी तो बेटर होता। आई थिंक जो लाइफ है वो हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे होती है हमारी। हमें भी सब कुछ नहीं पता है क्या सही है क्या नहीं, पर एक इंटेंशन होती है, एक इंक्लिनेशन होती है, एंड आई थिंक हमें उस पर काम करना चाहिए। ज़रूर सबका रवैया ज़रूर बदला है। ये सब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो तो खासकर बड़े खुश हुए, एंड जो कोलीग्स थे वो भी बड़े खुश हुए। मेरे दोस्तों ने भी बड़ा मेरा साथ दिया, उन्होंने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा 4 साल में, एंड सभी बड़े खुश हुए। मेरे जो रिश्तेदार थे एंड जो पड़ोसी थे सभी खुश हुए। मैं खुशी का बात है तो जाहिर सी बात है सब खुश रहेंगे। और चलिए, एक जाते जाते एक और कुछ आप गाइडेंस देते जाइए, क्योंकि एक गर्ल्स के लिए इस पूरे समाज में, पूरे गर्ल्स के लिए ये एक अपने आप में उस समाज से निकल के सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना, किन किन बातों का सामना करना पड़ता है ये आप भली बात समझते हैं। और जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा या करना पड़ता है, तो उस टाइम को या फिर किसी ने कोई बात कह दिया, उसको आप इग्नोर करके कैसे आगे बढ़ी। आपके जैसे न जाने कितनी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, कृपया उनको भी आप मार्गदर्शन जरूर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ताने भी होता है कि लड़की को ये मतलब नहीं होता कि लड़की को पढ़ा रहे हैं या लड़की कहीं जा रही है, तो फिर उसको पॉजिटिव वे में लेके अपना आगे बढ़ते रहना है। उसको आप कैसे मतलब हैंडल किए? आई थिंक चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं, तो किस्मत भी आपके पक्ष में एक ना एक दिन जरूर झुकेगी। एंड आई थिंक चाहे कितनी भी आपके पास ऑपोजिशन हो, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप कंसिस्टेंटली पढ़िए, मोटिवेशन तो नहीं डिसिप्लिन के साथ ज़रूर पढ़िए। एंड मुझे लगता है कि जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, रिश्तेदारों से, समाज वालों से, एक दिन सब शांत हो जाएंगे अपने आप ही जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। तो यही मेरी आशा है कि आप सबका भी जल्दी चयन हो जाए। ये तो अब कोई प्रश्न तो छूटा नहीं ऐसे। अगर कुछ प्रश्न छूटा हो तो फिर किसी अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।